हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एसिड बेस थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को डिस्कस कर रहे थे। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या था? ऐसे एसिड बेस पेयर जिसमें एक H+ का डिफरेंस होता है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते थे। ठीक है, और मैंने एक और चीज बताई थी आपको, एसिड बेस डायरेक्शन, एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम strong to weak direction। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो भाई आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? रिएक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, अगर वो फॉरवर्ड में नहीं जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो दिस H2CO3
ये वीक एसिड होता है। और मैंने आपको यहाँ पे बोला था एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। अगर हम इस रिएक्शन का डायरेक्शन पता करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये कैसा रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड, और इस साइड है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपको पता हो तो जो K की वैल्यू होती है एसिटिक, फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड। ठीक है, जो K होता है आपका ये ऑर्डर होता है। अगर हम pK की वैल्यू बात करें तो इसकी pK होती है 3.7, इसकी pK होती है 4.2 और ये होती है 4.7। जितना कम pK का वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक है। तो अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड दिस इज वीक एसिड, और फॉर्मिक एसिड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, H2O वीक एसिड। अगेन इस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये इसका नाम है पाइरोन। क्या नाम है, पाइरोन। कल मैंने आप लोगों को बोला था अमोनिया और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो वीक बेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। दिस इज पाइरोन एंड दिस इज pyridine। तो बेसिक स्टेप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो लोन पेयर होता है, अगर ये लोन पेयर, ये लुईस बेस होते हैं, और लुईस बेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये लोन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए बेसिक स्टेप उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लोन पेयर क्या है, डिलोकेलाइज। यहाँ पे लोन पेयर है डिलोकेलाइज, और यहाँ पे ये लोन पेयर है लोकेलाइज। मीन ये जो यहाँ पे लोन पेयर है ये इजीली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। तो दिस pyridine इज मोर बेसिक देन पाइरोन। तो ये आपका वीक बेस, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर इस रिएक्शन का डायरेक्शन हम पता करें तो दिस इज स्ट्रॉन्ग, मतलब दिस इज अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, पानी वीक बेस। तो अगेन ये जो रिएक्शन है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से वीक डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि दिस काउंटर पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे Cl जो है ये किसका काउंटर पार्ट है, HCl का, और Na+ is the counterpart of NaOH। तो counterpart of strong acid and strong base does not react with water, that is it does not undergo hydrolysis। नोट बना के लिखकर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ने वाले हैं। काउंटरपार्ट of strong acid and strong base does not
react with what? That is, it does not undergoes hydrolysis. इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो our next topic is our next topic is very important topic, amphibrotic substance। ठीक है, तो क्या होते हैं एम्फीब्रोटिक का मतलब होता है जिनका ड्यूल नेचर होता है। ऐसे सब्सटेंस एम्फीब्रोटिक जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं, उनको एम्फीब्रोटिक बोला जाता है। तो लिखेंगे सब्सटेंस which can donate as well as accept protein, substance which can donate as well as accept proton is known as amphibrotic substance, is known as amphibrotic substance। ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, उनको एम्फीब्रोटिक सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी अगर H+ को एक्सेप्ट करे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3O। यही पानी अगर डिसोसिएट हो जाए तो ये डिसोसिएट होगा किसमें? H++OH तक। तो देखिए पानी प्रोटॉन ले भी सकता है, पानी प्रोटॉन दे भी सकता है। तो इसका मतलब पानी जो वाटर है उसका नेचर क्या होगा? इट इज एम्फीब्रोटिक सब्सटेंस। ठीक है, एक और चीज आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, एनायन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड containing acidic hydrogen are amphiprotein। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जिनकी बेसिसिटी क्या होगी? एंटन। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? ये 3। याद करिए मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में कराया था O1 में। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। तो जब एक प्रोटॉन लॉस करेगा तो ये क्या बना देगा? H2PO4 नेगेटिव। जब एक और प्रोटॉन यहाँ से लॉस करेगा तो ये बना देगा HPO4 नेगेटिव। जब ये एक और प्रोटॉन का लॉस कर देगा तो ये बना देगा PO4 3। ठीक है, इसी तरह अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या है आपके पास? ये H2PO4 प्रोटॉन दे भी सकता है और ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस इसमें चला जाएगा।
इसी तरह ये प्रोटॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इसी तरह जो H जो PO4 390 ये क्या कर सकता है, सिर्फ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपसे देखूं तो H3PO4 किसकी तरह काम कर रहा होगा भाई, यहाँ पे एसिड बेस थ्योरी से कंपेयर करेंगे। H3PO4 प्रोटॉन दे रहा है, जो प्रोटॉन देते हैं तो किसकी तरह काम करते हैं, एसिड की तरह काम करते हैं। और अगर मैं PO4 390 को देखूं तो ये प्रोटॉन दे नहीं सकता है क्योंकि इसका प्रोटॉन है, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह। ठीक है। और अगर आप इन दोनों स्पीशीज को देखें, ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, तो जो प्रोटॉन देते भी हैं और लेते भी हैं वो कैसी स्पीशीज कहलाती है, एम्फीप्रोटीन। एम्फीप्रोटीन। ठीक है, क्लियर है सबको। अब अगर मैं जैसे मेरे पास है, मान लीजिए कोई एक पॉलीप्रोटिक एसिड, मैंने कोई एक पॉलीप्रोटिक एसिड HNA का मतलब पॉलीप्रोटिक एसिड। अच्छा एक और चीज, किसी सॉल्ट का, इस सॉल्ट की बेसिसिटी कितनी है, इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 3। किसी एसिड की बेसिसिटी जितनी होती है वो उतने ही सॉल्ट बना सकता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, अगर आप इसको NaOH के साथ याद करें तो पहला सॉल्ट होगा NaH2 PO4, सेकंड सॉल्ट होगा Na2H PO4, थर्ड सॉल्ट होगा Na3 PO4। किसी एसिड की बेसिसिटी जितनी होगी वो उतने ही सॉल्ट बना सकता है। तो अगर मैं इस पॉलीप्रोटिक एसिड की बात करूं तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी भाई, इसकी बेसिसिटी है N। क्या बेसिसिटी है इसकी, N। अगर मैं आपसे पूछूं कितने सॉल्ट बनाएगा, कितने सॉल्ट बनाएगा भाई, जितनी बेसिसिटी उतने ही सॉल्ट। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कितने एम्फीप्रोटिक है आयन बनाएगा, कितने एम्फीप्रोटिक आयन बनाएगा भाई, कोई बता सकता है? तो देखो इसकी बेसिसिटी 3 थी तो ये कितने एम्फीप्रोटिक आयन बना रहा है, 2। तो इसकी बेसिसिटी n है, ये कितने एम्फीप्रोटिक आयन बनाएगा, n-1। ठीक है। ये एसिडिक सॉल्ट की अगर बात करें, एसिडिक सॉल्ट का मतलब सॉल्ट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसे सॉल्ट जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी 3 थी, ये कितने एसिडिक सॉल्ट बना रहा है, 1 और 2। तो इसकी बेसिसिटी n है, ये कितने एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, n-1। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे सर। ठीक है। किसी एसिड की बेसिसिटी जितनी होती है वो उतने ही सॉल्ट बना सकता है, उससे एक कम एम्फीप्रोटिक आयन बना सकता है, और जितनी बेसिसिटी होती है उससे एक कम एसिडिक सॉल्ट को कंटेन करता है। ठीक है, कोई भी एसिड। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, राइट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट है मेरे पास HS नेगेटिव, फिर सेकंड है मेरे पास H2 PO3 नेगेटिव,
और लास्ट है मेरे पास HCO3 नेगेटिव। आपको सबका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखना है, HS नेगेटिव, H2PO3 नेगेटिव, HCO3 1 नेगेटिव। तो लिखिए जल्दी से और बताइए। अगर आप इसका कॉन्जुगेट एसिड लेंगे तो क्या कर दीजिए, इसमें एक H+ ऐड कर दीजिए, H2S। और अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना चाहते हैं तो एक H इसमें से निकाल दीजिए, H2 नेगेटिव। ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह ये कल मैंने आपको सिखाया था कैसे पहचानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है JEE में, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। अगर आप इसमें एक H+ ऐड कर दें तो ये क्या बना देगा, H3PO3। ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर आप इसमें से H+ माइनस कर दें तो ये क्या बनाएगा, HPO3 1 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस होगा इसका। इसी तरह इसमें अगर आप एक H+ ऐड कर दें तो एक बनाएगा H2CO3, जो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। और अगर आप इसमें से एक H+ माइनस कर दें तो ये बनाएगा CO3 2 नेगेटिव, जो क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। कल ही बताया था मैंने, जो एसिड होता है उसमें से एक H+ निकाल लीजिए, क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। जो बेस होता है उसमें एक H+ ऐड कर दीजिए, वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ऐसे एसिड बेस पेयर जिनमें एक H+ का डिफरेंस हो, एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। ठीक है, क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको, आगे भी काम आने वाला है हमारा पेपर सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। इसी तरह भी नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है अपने पास, लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर में क्या कंडीशन होती है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस किया, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं, न्यूट्रल में अगर बोलूं तो BF3 AlCl3 Fe3Cl3, इसी तरह ZnCl2
इसी तरह H प्लस, ठीक है, और भी बहुत सारे Br प्लस, NO प्लस। इसी तरह लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। एग्जांपल की बात करूं तो एक तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, अगर न्यूट्रल की बात की जाए अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया हो गया, इसके डेरिवेटिव हो गए जैसे NH2R, इसी तरह NH2, NH2, इसी तरह NH2, OH, और इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है जैसे OH नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो ये सभी। इसी तरह न्यूट्रल में पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, तो सभी लुईस बेस की तरह काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है भाई अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पोस्ट मोल्ट डाइल्यूशन थ्योरी। ठीक है, पोस्ट मोल्ट डाइल्यूशन लॉ या डाइल्यूशन थ्योरी। ये जो लॉ है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रॉन। पहली चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्ट है, ए सॉल्ट, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट होगा, इसमें A प्लस प्लस B नेगेटिव, ठीक है। कल मैंने कराया था आप लोगों को। और इस तरह के सॉल्ट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वेरी वेरी लेस देन 1। अब कितनी 1 से कम होती है अपने को नहीं पता, अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मीन ये क्या होती है अपने लिए यहाँ पे अननोन, ये क्या होती है अपने लिए अननोन। तो मान लीजिए जब ये रिएक्शन स्टार्ट किया था मैंने t = 0, तो ये जो सॉल्ट था मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी C, और ये क्या था 0 एंड 0। जब ये रिएक्शन एंड हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो मान लीजिए अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा C - C अल्फा, दिस इज C अल्फा एंड C अल्फा। और अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के क्या है आप लोग, तो अगर मैं इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखूं तो क्या हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन। और अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज C अल्फा इनटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C - C अल्फा। और अगर Ki is equal to this is C अल्फा स्क्वायर, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और अगर यहाँ से C कॉमन ले लो तो C into 1 - अल्फा, C से C गया तो Ki is equal to C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, ठीक है। Where this Ki is a constant known as ionization constant and its numerical value will be given in the problem, and it
ओनली एंड ओनली चेंज विद टेम्परेचर। मैंने बोला था ये जितने भी कांस्टेंट है इनको ब्रह्मा जी का वरदान है, तो ये सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से ही चेंज होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वेयर दिस के आई इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ionization constant of weak electrolyte whose numerical value will be given in the problem, whose numerical value will be given in the problem, and it change only and only with temperature. It change only and only with temperature. अगर मैं यहाँ पे देखूँ this alpha is very less than 1, since alpha is very less than 1, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore 1 minus alpha is equal to approximately equal to 1, ये हो जाए। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो अल्फा इज इक्वल टू के आई बाई सी का रूट, ये आ गया भाई आपके पास अल्फा इज इक्वल टू के आई बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पे के आई एंड सी ये नॉन होगी, नॉन तो मतलब ये नहीं कि आपको गिवन होगी, आपको कोई ना कोई वैल्यू या किसी कैलकुलेशन के थ्रू आपको इनको कैलकुलेट कराएगा आपसे, और अल्फा क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर है, तो इसको कॉपी करिए। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अल्फा को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किस नेचर का, ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, अगर आपका सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच आयनाइज 100%, और अगर 100% आयनाइजेशन हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है, मतलब अननोन होती है, पता ही नहीं है कितनी है, अभी हमने देखा कैलकुलेट करनी पड़ती है। सेकंड फैक्टर है आपके पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट आपके पास पोलर होना चाहिए, और पोलर होने के साथ साथ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए, और इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आपका पानी, इसलिए पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्वेंट शुड बी polar in nature, solvent should be polar in nature and its dielectric constant should be high, and its dielectric constant should be high, full stop. Water satisfy, H2O satisfy both these condition and treated as universal solvent. Water satisfy both these condition and treated as universal solvent. ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास थर्ड फैक्टर, concentration of electron, concentration of इलेक्ट्रोलाइट। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विच आयोनाइज 100%, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिसोसिएशन 100% हो जाता था उनको हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला, और इनके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 1, अल्फा की वैल्यू यही तो थी भाई। ठीक है, और सेकंड है अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, विच नेग्लिजिबल डिसोसिएट। और यहाँ पे अगर हम अल्फा और सी में रिलेशन देखें तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर C की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, अगर C की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम। और अगर मैं बात करूं एट इनफाइनाइट डायमेंशन, एट इनफाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब क्या, हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने बहुत सारा पानी डाल के उसको क्या करा, डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया भाई, बढ़ गया। ठीक है, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम अगर मैं वॉल्यूम टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है, अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया तो अपने को पता है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, C और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर वॉल्यूम टेंड टू इनफाइनाइट तो C टेंड टू 0, C टेंड टू 0 और अल्फा टेंड टू क्या हो जाएगा भाई 1, अल्फा क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each and every electrolyte will behave as a strong electrolyte। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each and every electrolyte behave as strong electrolyte।
इनफाइनाइट डायरेक्शन पे हर इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉमन आयन इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर है अपने पास कॉमन आयन इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है? ये तभी एप्लीकेबल है जब आपने दो इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हैं जिनका आपने सॉल्यूशन बनाया है उनमें मिनिमम एक आयन कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल है? जब दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक आयन कॉमन होगा, तभी ये टॉपिक एप्लीकेबल है। पहली चीज, चाहे आप एसिड को एसिड के साथ ऐड कर लो या एसिड सॉल्ट, मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक कॉमन आयन होना चाहिए। तो लिखेंगे ये कब एप्लीकेबल है? दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल, दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल व्हेन minimum two electrolyte, when minimum two electrolyte having one ion are common, when minimum two electrolyte having one ion are common in the solution, one ion are common present in the सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोलाइट मेरा CH3COH है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिएगा C, तो ये तभी एप्लीकेबल है जब दो इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कॉमन है। तो दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? H। ठीक है, इसी तरह CH3COH प्लस CH3CO, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कॉमन आयन इफेक्ट। देख लीजिए, ये एक आयन आपका कॉमन हो गया CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे भी CH3CO नेगेटिव। तो इसका मतलब कि एसिड जब एसिड में डिसॉल्व करेंगे या एसिड को सॉल्ट के साथ जब कंबाइन करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल। इसी तरह बेस की बात करो तो जैसे मेरे पास है NH4OH प्लस इसमें मैंने क्या डाल दिया? NaOH। तो यहाँ पे भी आपका कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट में OH आयन आपका कॉमन है कि नहीं? देख लीजिए, तभी एप्लीकेबल है क्योंकि जब दो इलेक्ट्रोलाइट में मिनिमम एक आयन कॉमन होगा। तो यहाँ पे OH कॉमन है, इसमें भी OH कॉमन है। इसी तरह NH4Cl प्लस NH4OH, तो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप देखें तो NH4 इज कॉमन, NH4 इज कॉमन, अमोनियम आयन इज कॉमन। तो इसका मतलब बेस या तो बेस के साथ जब डिसॉल्व होगा या उसके सॉल्ट के साथ जब कंबाइन होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं इसमें आगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉमन आयन होता क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB और एक रिवर्सिबल रिएक्शन और ये डिसोसिएट हो रहा है A प्लस B नेगेटिव, और इसमें मेरा जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है वो मान लीजिए AC, तो AC जब डिसोसिएट होगा और मान लीजिए ये जो सेकंड वाला रिएक्शन है
ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जब डिसोसिएट होगा A प्लस C नेगेटिव। अभी कल ही हमने रीचैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट साइड में A का कंसंट्रेशन बढ़ गया। किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया? A का कंसंट्रेशन बढ़ गया। A कौन सी साइड में है हमारे? प्रोडक्ट की साइड। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा रिएक्टेंट किस साइड चला जाएगा? कल ही पढ़ा था हमने, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सा रिएक्शन जाएगा भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में? सिर्फ ये ऊपर वाला रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो इरिवर्सिबल है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे इसमें प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन विल बी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे अगर A का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो B का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा भाई? B का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा। और B का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कल भी बताया था मैंने, C अल्फा। B का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आयन का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला C अल्फा। अगर B का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये जो अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होती है कॉमन आयन की वजह से, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। तो डिफाइन करेंगे व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? तो लिखेंगे होता क्या है कॉमन आयन इफेक्ट। अब तो समझ भी आ गया होगा सबको। तो कॉमन आयन इफेक्ट लिखेंगे डिप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, किसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। एक वीक था, एक स्ट्रॉन्ग। डिप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte due to the presence of common ion produced from another electrolyte कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। produced from another electrolyte, strong or weak, is known as common ion effect. Is known as common ion effect. ठीक है, तो क्या बोला हमने? जो भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी जो अल्फा की वैल्यू, जो कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, उसी को कॉमन आयन इफेक्ट का नाम दिया। ठीक है, और एक और चीज, दिस कॉमन आयन इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो 100% डिसोसिएशन हो जाता है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर common ion effect is only applicable for weak electrolyte। पहली चीज ध्यान रखेंगे, नोट बना के, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। जितनी ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट होगा उतना ज्यादा अल्फा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट, उतना ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा डिक्रीज करेगी, डिप्रेस होगी। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट,
higher is the concentration of common ion, higher is the concentration of common ion, more will be the common ion effect, more will be the common ion effect, that is less is the alpha of weak electrolyte, less is the alpha of weak electrolyte. जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होगा, और जितना ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होगा उतना ज्यादा अल्फा की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। ये टॉपिक कब एप्लीकेबल है, जब दो इलेक्ट्रोलाइट में मिनिमम एक आयन कॉमन हो तभी एप्लीकेबल है, एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है सबको? ठीक है।